उसके समर्थन में भारत बंद का आह्वान किया था। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और सीपीआई ने मिलकर इस बंद का समर्थन किया था और इस बंद को पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए आज उन्होंने भरसक प्रयास किए, लेकिन आज के उनके इस बंद का हिमाचल प्रदेश में ये बंद बेअसर रहा। इसका ना किसानों ने, ना बागवानों ने, ना दुकानदारों ने, ना टैक्सी ऑपरेटर ने, किसी ने भी इस बंद का समर्थन नहीं किया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से सभी किसानों का, सभी बागवानों का, सभी दुकानदार भाइयों का, सभी टैक्सी ऑपरेटर्स, बस ऑपरेटर्स का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज के इस बंद को पूरी तरह से असफल कराया। हम सब लोग जानते हैं कि ये जो किसानों के पक्ष में, किसानों को समृद्ध करने के लिए मोदी सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, उन तीनों कानूनों में किसानों का हित कैसे सुरक्षित हो, प्रत्येक बात को ध्यान में रखा गया है। यही कारण है कि जब हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं या कुछ लोग उनमें भ्रम पैदा करके उनको भड़काकर आंदोलन करा रहे हैं, तो भारत सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्री उस कानून के अंदर आने वाली प्रत्येक छोटी छोटी बात को अपने अन्नदाताओं के साथ, अपने किसान यूनियनों के साथ बैठकर जो छोटी मोटी भ्रांतियां हैं उसको पूरा तरह से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें स्मरण रहना चाहिए कि जब देश से 370 हटी, या जब हमने 370 हटाने का प्रस्ताव रखा, तो कुछ दलों ने यह कहा कि अगर 370 हटेगी तो देश में खून खराबा होगा, जम्मू कश्मीर जल जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर यह कहा कि अगर ऐसे 10 प्रधानमंत्री भी पैदा हो जाएं, तब भी भारतवर्ष से अर्थात जम्मू कश्मीर से 370 नहीं हट सकती। हम सब लोगों को स्मरण है कि 370 एक झटके में हट गई। जब 370 हट गई तो कुछ एक पत्ता तक नहीं हिला, लेकिन यही दल थे, यही राजनीतिक पार्टियां थी जिन्होंने इसका पूरा प्रयास किया कि देश में भ्रम की स्थिति हो। यही नहीं, जब हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे, हम सत्ता में आए, देश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। जब हम सत्ता में आए तो हमने राम मंदिर के विषय को पूरी तत्परता से न्यायालय में उठाया। पिछले 5 सालों में हम लास्ट कंक्लूजन तक पहुंच गए थे। लोग या देश की जनता ने हमारे पे विश्वास व्यक्त किया, हमें पुनः सत्ता में, पहले हमारी 282 सीटें थी, 303 सीटें देकर हमें सत्ता में लाए। जब वो हमें सत्ता में लाए, मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बने, तो हमने राम मंदिर का मुद्दा कानून के माध्यम से उसका निवारण किया। जो राम मंदिर का विषय पिछले 500 वर्षों से चला आ रहा था, उसको कानून के माध्यम से हल कराया, हल ही नहीं कराया, उसकी ट्रस्ट बनी और हम सब लोगों ने देखा कि उसका भूमि पूजन भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, यूपी के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो उसमें मौजूद थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सम्माननीय मोहन भागवत जी भी उसके साक्षी रहे। हमने उस 500 साल की समस्या का भी निवारण किया। इतना ही नहीं, उड़ी की घटना हुई, पुलवामा की घटना हुई, हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, एयर स्ट्राइक भी किया। भारतवर्ष दुनिया का ऐसा तीसरा देश बना
जिसने दूसरे की धरती में जाकर अपना बिना कोई नुकसान करके उनको वहीं जाके सबक सिखाया। हमने पाकिस्तान को भी सबक सिखाया, हमने दुनिया को भी यह बता दिया कि भारतवर्ष दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया। इससे पहले यूएसए करता था, इजराइल छोटा सा देश था, वो सर्जिकल स्ट्राइक करता था, लेकिन बाकी कोई और कंट्री नहीं करती थी। तो इसलिए तब भी इन्होंने लोगों को भ्रम पहनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आप देखिए वन रैंक वन पेंशन, जिसका हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा इंपैक्ट है। जब वन रैंक वन पेंशन जो 1970 से एक समस्या चली आ रही थी, उसका निवारण माननीय मोदी जी ने किया, तब भी कुछ लोग, कुछ सैनिकों को इन्होंने भ्रमित किया, वो एजिटेशन करने के लिए जंतर मंतर तक गए। लेकिन जब उन लोगों को इन सारी वास्तविकता से या इन सारी चीजों की जानकारी हुई कि हमारे सैनिक भाइयों को इससे बहुत बड़ा लाभ हुआ, सैनिक परिवारों को बहुत बड़ा लाभ हुआ, तो वो समस्या भी, वो जो जंतर मंतर का एजिटेशन था, वो अपने आप में खत्म हो गया। अभी फिलहाल हमने जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA, जिसके ऊपर कानून बनाया, आपने देखा होगा कि धर्म विशेष के लोग उस कानून के विरोध में चाहे शाहीन बाग था या जगह जगह बैठे। इन्हीं लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में CPI थी, ऐसे अनेकों दल, उन्होंने उस समाज को भ्रमित करने के लिए, जो सदैव यह समझता था कि वो समाज इनका वोट बैंक है, उस समाज को भ्रमित करने की पूरी कोशिश की। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं इन सभी दलों से कि बताइए कितने लोगों की सिटीजनशिप भारतवर्ष से समाप्त हुई, कितने लोगों को भारतवर्ष से बाहर निकाला गया। इन लोगों ने लोगों को यही गुमराह किया कि आप लोगों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, इतने सालों से यह समस्या चली आ रही थी, लेकिन इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। अगर किसी ने सोचा तो उस विचार ने सोचा जिसके प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो एक गांव से निकले हुए गरीब परिवार के व्यक्ति हैं। उन्होंने हर समाज का दर्द देखा है, हर समाज का दर्द समझा है, उन्होंने गरीबों का दर्द देखा है, गरीबों का दर्द समझा है। इसलिए ये सारे कानून इतने छोटे से 6 साल के अंतराल में पूरे हुए। इसी समाज में एक बड़ी समस्या थी, पहले हमारे समाज में सती प्रथा थी, सती प्रथा के लिए समाज आगे आया, उसका निराकरण हुआ। दहेज प्रथा थी, दहेज प्रथा का निराकरण हुआ। उसी तरीके से इस समाज में जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो ट्रिपल तलाक की थी। और ट्रिपल तलाक का जब इशू आया और उसके लिए कानून बना, तो तब भी चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे बाकी दल हैं, उन्होंने देश को भ्रमित करने की कोशिश की कि ये आपके कानून के बाहर है, ये आपके समाज को खत्म कर देंगे। इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अब सब लोगों के माध्यम से ये इन कांग्रेसी या जो और दल है उनसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों के, कितने परिवार इससे व्यवस्थित हुए और कितने परिवार अव्यवस्थित हुए। हमने हर समाज की चिंता की। इसीलिए आप देखिए, हम ये जो कानून बनाया है, ये तीनों प्रकार के कानून वो कानून हैं जो किसानों की समृद्धि को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। किसानों के हितैषी ये तीनों प्रकार के कानून हैं। किसान अपना माल चाहे वो शिमला में बेचना चाहे तो शिमला में बेचेगा, अगर उसको लगता है चंडीगढ़ में बेचना है तो चंडीगढ़ में बेच सकता है, अगर उसको लगता है कलकत्ता में बेचना है कलकत्ता में बेच सकता है। उसमें बुराई क्या है? हमने कहा कि हम APMC को नहीं छेड़ेंगे, हमने मंडियों को और स्ट्रेंथन करेंगे। तो किसानों के जो भी वो प्रोड्यूस जिस मार्केट में बेचना चाहता है उसके लिए उसको आजादी है। तो बाकी दलों को इसमें भ्रम क्यों? क्या ये कानून किसान हितैषी नहीं है? अगर इन दलों को इतनी इन किसानों की चिंता थी तो देश आजाद हुए 1947 से पहले इनका प्रत्येक दल का मैनिफेस्टो उठाएं, प्रत्येक दल की आप पार्लियामेंट्री की डिबेट उठा के निकाल के बताएं। उस सब में इन्होंने कानूनों के हितैषी सिर्फ ये कागजों में कहते रहे। जैसे कांग्रेस ये कहती रही कि गरीबी हटाओ देश बचाओ, 55 साल 70 साल तक देश में राज किया, तब तो गरीबी हटी नहीं। वैसे ये किसानों के हितैषी कि किसानों के लिए कानून बनाएंगे, किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, चर्चा करते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं। इसी कड़ी में श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो किया। हमने कहा कि किसान हमारे साथ है, किसान भारतीय जनता पार्टी को सदैव समर्थन करता आया है, बागवान पार्टी को समर्थन करता आया है। किसान बागवान ने
मोदी जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। यही कारण है कि जब किसानों की इमीडिएटली कोई मदद करने का विषय आया तो नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपए प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष देने का वादा नहीं किया, दिया। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसानों को इमीडिएटली समृद्ध करने के लिए उनकी जेब में कुछ पैसा जाए, इसलिए 6,000 रुपए दिए। और किसानों की यह कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है कि 6,000 रुपए हम दे रहे हैं। परमानेंट व्यवस्था के लिए कानून में बदलाव करना चाहिए। किसान बाउंड ना हो कि वो अपने प्रोड्यूस को एक व्यक्ति के पास बेचे। किसान अपनी मर्जी से अपने माल को जहां बेचना चाहे वहां बेच सकता है। इसलिए 3 प्रकार के कानून बने। इसलिए मैं पुनः हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक किसान का, प्रत्येक बागवान का, प्रत्येक टैक्सी ऑपरेटर, बस ऑपरेटर, प्रत्येक दुकानदार का भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उन्होंने इस जो बंद था उस बंद के आह्वान को पूरी तरह से फ्लॉप किया। इसलिए मैं उन्हें पुनः उनका भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से समर्थन कर उनका धन्यवाद करता हूं।